हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं। और इससे पहले इसके हमने पार्ट 2 तक कर लिया है। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था, पार्ट 2 में पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 हमने किया था। उससे पहले आपके 3 चैप्टर हो चुके हैं, डिटेल में हुए हैं। डिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि सबसे पहले हम डिटेल में करेंगे, उसके बाद हर चैप्टर के जो वीवीआई हैं वो करेंगे, और उसके बाद सारे चैप्टर का मिलाकर जो टॉप 100 क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं वो करेंगे। तो ये बड़ा ही स्मूथ तरीके से और ढंग से ये जो लेक्चर है डिलीवर किया जा रहा है। और आई होप कि आप सभी भी कॉपी में उतारते होंगे और रिवाइज करते होंगे उसी शिद्दत के साथ जिस शिद्दत से मैं यहाँ पर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो चलो इसी उम्मीद के साथ हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले, ये मेरी आदत है, आप ही लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा है। आप कमेंट करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन कि ये जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो चैप्टर है ये क्या है, एक पोयम है, एक शॉर्ट स्टोरी है, एक ऐसे है, या इनमें से कोई सा भी नहीं है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक, चलो तो देखते हैं भाई पार्ट 3 में क्या क्या है। तो पार्ट 3 में पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6 तक कवर करेंगे हम लोग। इससे पहले वाले पार्ट में हमने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 किया था। आज पॉइंट 4, पॉइंट 5 और पॉइंट 6 आप अपने बुक में देख सकते हैं। पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6। पॉइंट 6 आपका यही होगा, बर्ड से स्टार्ट होगा और ब्रूट से खत्म होगा। आप लोग ये ध्यान रखना कि ये दिखाने का ये मकसद है कि आपके लाइन बाय लाइन इसमें आपको ऑब्जेक्टिव बनाए हुए मिलेंगे। और भले ही आपका बीवीआई से क्वेश्चन नहीं है, भले ही आपके टॉप 100 से क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आएंगे इसी में से। इसीलिए सबसे पहले डिटेल वाला करा रहा हूं, उसके बाद बीवीआई और उसके बाद हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो आप जैसे करा रहा हूं बस करते जाओ, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आई गारंटी एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम के बाद आप खुद कहोगे कि सर, और अभी जो क्वार्टरली एग्जाम वगैरह हुआ था आप ही लोग कहते हैं सर जो हमने पढ़ा है वो आया है। आएगा, बिल्कुल आएगा, बस जैसा कह रहा हूं करते जाओ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखना पक्का इसी से क्वेश्चन बना हुआ मिलेगा आपको। हम लाइन बाय लाइन, ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रखा है, फुल स्टॉप पे लाइन खत्म हो जाता है, उससे क्वेश्चन बना देता हूँ। वर्ड से स्टार्ट हुआ है, पैसेज तक फुल स्टॉप आ गया तो इससे क्वेश्चन बना दूंगा। मतलब कि आपका ये पैराग्राफ भी हो जाएगा और उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसी से है, एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। क्या यही है? एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर। अब इससे संबंधित जैसा भी क्वेश्चन बन पाए यहाँ पे बना दिया गया है। व्हाट इज द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड हैप्पीनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज? ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट दैट हैप्पीनेस इज इंक्रीजिंग, indifferent to the concept of happiness, uncertain about whether happiness exists or is increasing, certain that happiness has declined। कह रहे हैं कि what is the speaker's attitude, कह रहे हैं कि जो स्पीकर का जो रवैया है किसके प्रति? खुशी के प्रति। टुवर्ड्स मतलब प्रति, खुशी के प्रति स्पीकर का क्या रवैया है एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज। जो आपका पैसेज स्टार्ट हो रखा है, ये जो पॉइंट 4 जो स्टार्ट हो रखा है उसके शुरुआत में के लिए इंग्लिश लिखा हुआ है द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज। जो आपका पैसेज है, पैसेज मतलब गद्यांश, जो पैराग्राफ जो आपका शुरू हो रखा है पॉइंट 4, उसके शुरुआत में जो ये लाइन लिखी गई है, इससे खुशी के प्रति उनका क्या रवैया दिखा है। ऑप्शन ए, कॉन्फिडेंट दैट हैप्पीनेस इज इंक्रीजिंग, काफी वो कॉन्फिडेंट है कि जो हैप्पीनेस है वो बढ़ रही है, खुशी जो है वो बढ़ रही है। इनडिफरेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, जो खुशी का जो कॉन्सेप्ट है, खुशी की जो धारणा है उसके लिए वो उदास है, उदासीनता वाला भाव है। अनसर्टेन अबाउट वेदर हैप्पीनेस एग्जिस्ट्स और इज इंक्रीजिंग, वो अनसर्टेन है मतलब निश्चित नहीं है कि जो हैप्पीनेस है वो उसका अस्तित्व भी है या नहीं है, या वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो अनसर्टेन है। सर्टेन मतलब निश्चित होना, अनसर्टेन मतलब अनिश्चित होना। और यहाँ पे देखो सर्टेन है, सर्टेन मतलब निश्चित होना। सर्टेन दैट हैप्पीनेस हैज डिक्लाइंड, और निश्चित है, एकदम निश्चय है, उनको एकदम पक्का है कि जो खुशी है वो डिक्लाइन हो रही है, वो घट रही है। तो एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूं। अगर खुशी की बात करें, ये हम क्या बात कर रहे हैं, आप देखना कि चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारे विचार हैं जिसने मानव जीवन में मदद किया है। तो उस विषय को समझने के लिए हमें बहुत सारी धारणाएं रखनी पड़ेंगी। उस धारणाएं में एक था कि हमारा जो नंबर बढ़ा है, हम जो अपनी आबादी बढ़ाए हैं उसने मदद किया है। और एक उसी में से एक धारणा है कि क्या खुशी बढ़ी है, क्या हम खुशहाल हुए हैं।
तो ये वो पैराग्राफ है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं खुशी की बात करूं तो इसके लिए मैं श्योर नहीं हूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आगे आपको पता चलेगा कि हम मानव जीवन में बहुत सारी चीजें खुशी के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम खुश नहीं हो पाते हैं और हम चिंताएं और टेंशन लेकर आ जाते हैं। ये आपको आगे मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि मैं श्योर नहीं हूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनसर्टेन अबाउट वेदर हैप्पीनेस एग्जिस्ट्स और इंक्रीजिंग। अनसर्टेन है वो, निश्चित नहीं है, वो अनसर्टेन है, निश्चय अनिश्चय है कि जो हैप्पीनेस है वो एग्जिस्ट करता है या वो बढ़ रहा है, वो श्योर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से व्हाट हैपेंस टू नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स इन विंटर? ऑप्शन ए, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, दे हाइबरनेट, many die of hunger, they adapt and find enough food. According to the speaker, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्पीकर है, यहाँ पे स्पीकर कौन है? बर्ट्रैंड अर्थर विलियम रसल, ये हमारे क्या है? स्पीकर है। कह रहे हैं कि उनके हिसाब से व्हाट हैपेंस टू नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स। नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स किसको बोलेंगे? माइग्रेटरी बर्ड्स किसको बोलेंगे? ऐसे पक्षी जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी का मतलब होता है प्रवास करना, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी चिड़ियां हैं जो कि नॉन माइग्रेटरी हैं, तो उनके साथ क्या होता है? कब? ठंड में। ठंड में क्या होता है? यहां पर एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाह रहे हैं कि पक्षी और जानवर में क्या अंतर है। इस पैराग्राफ में चिड़िया का मदद लेकर वो हमें बताना चाहेंगे कि हम में और चिड़ियों में क्या अंतर है। तो आगे देखेंगे, फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के हिसाब से जो नॉन माइग्रेटरी बर्ड है, जो प्रवास नहीं कर पाती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती हैं, ठंड में उनके साथ क्या हो जाता है? दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन, वो एक गर्म क्षेत्र में प्रवास कर जाते हैं। तो जब वो नॉन माइग्रेटरी है तो माइग्रेट कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन बी, दे हाइबरनेट, वो ठंड के दिनों में कहीं गुफानुमा जगह पर चले जाते हैं, अपने आप को वहीं पर शरण दे देते हैं जब तक फिर से गर्मी ना आ जाए, या वो ऐसा करते हैं। मेनी डाई ऑफ हंगर, भूख के कारण बहुत सारे मर जाते हैं। दे अडॉप्ट एंड फाइंड इनफ फूड, वो अपने आप को ठंड के हिसाब से ढाल लेते हैं। अडॉप्ट का मतलब ढाल लेना, अपने आप को वातावरण को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए अपने आप को ढाल लेने को ही बोलते हैं क्या? अडॉप्ट कर लेना। तो दे अडॉप्ट एंड फाइंड इनफ फूड, अपने आप को ढाल लेते हैं और प्रचुर मात्रा में जितना खाना चाहिए उतना वो वहां पर ढूंढ लेते हैं। तो ठंड के दिनों में उनके साथ क्या होता है? तो वो बेचारे क्या हो जाते हैं? भूख के कारण क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। मेनी डाई ऑफ हंगर, भूख के कारण क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट पॉइंट डज द स्पीकर make about birds and memory? Option A, birds use memory to avoid future hunger. Birds neither anticipate nor recall starvation. Birds plan migration routes in summer. Birds forget everything once summer arrives. कह रहे हैं कि what points does the speaker make? कह रहे हैं कि यहाँ पर जो स्पीकर है अपना कौन सा मत रख रहे हैं अबाउट बर्ड्स एंड मेमोरी, चिड़िया और उसका जो मेमोरी है, जो याद करने की जो शक्ति है, उसके बारे में जो स्पीकर है वो अपना क्या मत रख रहे हैं? ऑप्शन ए, बर्ड्स यूज मेमोरी टू अवॉइड फ्यूचर हंगर, कह रहे हैं कि जो चिड़िया है वो अपनी याददाश्त का प्रयोग करती है ताकि वो भविष्य में जो हंगर है, भविष्य में जो उसको भूख से मरने की स्थिति आ जाए तो उसको उसके साथ डील कर पाए, उससे वो लड़ पाए, उससे जो स्थिति आए उस परिस्थिति को ठीक से काट पाए। क्या अपने याददाश्त को इस तरीके से वो प्रयोग करती है कि पिछले विंटर में काफी बुरी स्थिति हमारी आ गई थी तो इस बारी ना आए, इसलिए वो अपने याददाश्त का प्रयोग करके इस बारी कुछ योजना बनाती है ताकि इस बारी भूख के कारण वो ना मरे। क्या ये वो कह रहे हैं लेखक? ऑप्शन बी, बर्ड्स नाइदर एंटिसिपेट नॉर रिकॉल स्टार्वेशन, बर्ड्स जो है ना ही एंटिसिपेट कर पाती है। एंटिसिपेट का मतलब होता है पहले से ही भविष्य में कुछ हो और उसको आप पहले से ही जान लें और उसके लिए कुछ योजना बनाएं। आप पहले से ही आप आकलन करने की ठंड आ रही है तो ठंड में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कंबल की जरूरत पड़ेगी, बेड की जरूरत पड़ेगी, एक बंद कमरे की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या कर रहे हैं? एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो चिड़िया, क्या ये लेखक कह रहे हैं कि चिड़िया जो है वो ना ही एंटिसिपेट कर पाती है, ना ही उसको पता चल पाता है कि ठंड आने वाली है, स्थिति खराब होने वाली है, ना ही वो कर पाती है, और ना ही अपने स्टार्वेशन को, कि भूख के कारण, स्टार्वेशन मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब भूख से एकदम त्राही त्राही हो जाना समाज में, तो कह रहे हैं कि ना ही उसको वो याद आता है कि हम लोग पिछले विंटर में कितने भूखे थे, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो क्या उसके याददाश्त के बारे में ये वो कह रहे हैं कि उसको ना ही कुछ याद रहता है, ना ही वो फ्यूचर प्लानिंग कर पाती है। ऑप्शन सी, बर्ड्स प्लान माइग्रेशन रूट्स इन समर, बर्ड्स जो है वो गर्मी में
योजना बनाती है कहाँ जान माइग्रेट रूट पता करने के लिए। बर्ड्स प्लान माइग्रेशन रूट्स इन समर। बर्ड्स जो है वो योजना बनाती है कि गर्मी में हम लोग कौन से माइग्रेशन रूट को फॉलो करेंगे। माइग्रेशन रूट का मतलब प्रवास करने के लिए जो आपका रास्ता है उसका वो योजना बनाना कि हम लोग और किस मौसम में, गर्मी के मौसम में। गर्मी के मौसम में चिड़िया प्लान करती है किसके, माइग्रेशन रूट की, कौन से रास्ते से हम लोग प्रवास करेंगे। क्या ऑप्शन सी ऐसा लेखक कह रहे हैं। ऑप्शन डी, बर्ड्स फॉरगेट एवरीथिंग वंस समर अराइव्स। जो बर्ड है वो पूरा भूल जाती है जैसे ही गर्मी आ जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बर्ड्स जो है उसको पता ही नहीं चल पाता है कि ठंड आएगी और ना ही वो याद कर पाती है कि पिछले ठंड में हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी। यहां से लेखक बताना चाह रहे हैं कि हमारे और बर्ड में कितना अंतर है। बर्ड को पता ही नहीं चल पाता है कि पिछले साल हमारे आसपास के इतने चिड़िया जो हैं मर गए थे, और ना ही उनको ये एहसास हो पाता है कि कुछ ही महीनों में ठंड आ रही है तो हमें वहां पर आगे का योजना बनाया जाए, ऐसा भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो उनके दिमाग के बारे में ये लेखक ने कहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट डज द ऑथर इंप्लाई इन दिस सेंटेंस। इन दिस सेंटेंस मतलब ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, with human beings the matter is otherwise। कह रहे हैं कि इस वाक्य से ऑथर जो है वो क्या हमें बताना चाह रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकलवाना चाह रहे हैं। Humans are like birds in their behavior. Humans differ from birds in awareness and foresight. Humans have no survival instinct. Humans ignore past experiences। कह रहे हैं कि humans जो हैं वो चिड़ियों की तरह हैं। इन देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार में वो बिल्कुल किसकी तरह है, चिड़िया की तरह है। ह्यूमंस अलग हैं चिड़ियों से, किस मामले में, अवेयरनेस के मामले में, जागरूकता के मामले में, चेतना के बारे में, और फोरसाइट के मामले में। फोरसाइट का मतलब होता है कि पहले से ही भविष्य की परिस्थिति के बारे में आकलन कर लेना और उसके हिसाब से योजना बनाना। तो इस मामले में ह्यूमंस जो है वो चिड़ियों से अलग हैं। ह्यूमंस हैव नो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, कि जो ह्यूमंस है उनके पास जीने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजें इनके अंदर नहीं है। आप समझो कि आपको जो खतरे से बचने के लिए आप बहुत सारी योजना बनाते हो, इसका मतलब आपके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। अगर आप कुछ करते ही नहीं हो तो आपके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है। ह्यूमंस इग्नोर पास्ट एक्सपीरियंसेस। ह्यूमन जो है वो अपने जो भूतकाल में जो उन्होंने अनुभव किए हुए हैं बहुत सारे, उसको वो इग्नोर करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर कह रहे हैं कि ह्यूमंस बीइंग द विद ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज अदरवाइज। ये मैटर कौन सा है, ये मैटर किस मैटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किस बात की बात कर रहे हैं। मैटर क्या है, मैटर यही है कि इससे पहले हमने देखा कि चिड़िया जो है वो भूल जाती है। उनको ये पता ही नहीं होता है कि पिछले ठंड में मेरे साथ ये हुआ था तो इस ठंड ना हो, ये वो भूल जाती है। ना ही उनको ये याद रहता है कि मुझे जो है क्या करना चाहिए, ना ही उनको ये पता रहता है कि जो उनके साथ जो घटा वो क्यों घटा और किस तरीके से मैं उसके साथ डील कर सकती हूँ, ये पता ही नहीं होता है उनको। लेकिन यही कह रहे हैं कि लेकिन यही जब इंसान की बात की जाए तो ये उल्टा हो जाता है। इंसान को सब पता होता है। इंसान एक बार कुछ हो जाता है तो उससे उस परिस्थिति से बचने के लिए कुछ काम करता है, उसको सारा कुछ याद रहता है, जो कि चिड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ह्यूमंस डिफर फ्रॉम बर्ड्स। चिड़ियों से क्या है, अलग हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, जागरूकता है और पहले से ही भविष्य में जो परिस्थिति आने वाली है उसके लिए योजनाबद्ध होने की क्षमता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द स्पीकर कंपेयरिंग हियर। कह रहे हैं कि इस पूरे लाइन में जो स्पीकर हैं वो किस चीज की तुलना कर रहे हैं। माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमंस, द इंटेलिजेंस ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमंस, hunger related death of birds and humans, seasonal effect on birds and human। कह रहे हैं कि जो माइग्रेशन पैटर्न है, जो प्रवास करने का जो पैटर्न है कि कब ये गई हैं, किस मौसम में गई हैं, तो ये पैटर्न का तुलना किया गया है बर्ड्स और ह्यूमन का, कि चिड़िया और मानव कब प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाते हैं, क्या उसकी इन्होंने यहाँ पर तुलना की है। द इंटेलिजेंस ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमंस, जो चिड़िया और मानव का जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि की बात कर, बुद्धि की तुलना हुई है कि चिड़िया और मानव में कितनी बुद्धि है, क्या उसकी तुलना हुई है। हंगर रिलेटेड डेथ्स ऑफ बर्ड्स एंड ह्यूमंस, हंगर रिलेटेड भूख से संबंधित जो मृत्यु हुई है
बर्ड्स और ह्यूमन की उसकी तुलना हुई है। सीजनल इफेक्ट ऑन बर्ड्स एंड ह्यूमन, मौसम के हिसाब से जो प्रभाव पड़ता है चिड़िया और मानव पे उसकी तुलना हुई है। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्ड्स दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, भूख से जो चिड़िया मर जाती है, ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, जो अभी वर्तमान में जो ठंड है जो मर जाती है, एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जितने मानव मरे हैं इस ठंड में उससे कई गुना ज्यादा परसेंटेज है कि चिड़िया जो है वो मरी हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो हंगर रिलेटेड जो डेथ है उसकी यहाँ पर तुलना की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट एडिशनल सफरिंग डू ह्यूमन एक्सपीरियंस, कह रहे हैं कि एक एक्स्ट्रा चीज जो ह्यूमन जो है वो अनुभव करता है, एक्स्ट्रा सफरिंग मतलब एक्स्ट्रा कष्टदायी चीज जो मानव है वो अनुभव करता है। अगर हम तुलना करें चिड़िया से तो वो क्या है, वो एक्स्ट्रा जो कष्टदायी चीज है जो पीड़ा पहुंचाता है वो क्या है जो चिड़ियों के पास नहीं है। फिजिकल पेन अलोन, जॉय फॉलोड बाय डिस्पेयर, प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी बिफोर डेथ, मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन। फिजिकल पेन शारीरिक जो पीड़ा है वो एक एक्स्ट्रा कष्ट देने वाला है अगर हम चिड़िया से तुलना किया जाए तो, कि चिड़ियों के पास उतना शारीरिक दर्द नहीं है जितना कि हमारे पास है। जॉय फॉलोड बाय डिस्पेयर, जितनी भी खुशी आती है उसके पीछे बहुत सारी निराशाजनक स्थिति भी आती है। प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी बिफोर डेथ, मृत्यु से पहले लंबे समय तक चलने वाली एंजाइटी होती है, चिंता होता है, टेंशन होता है। मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, जो मेमोरी है जो याददाश्त है उसका वो खो देते हैं और कंफ्यूजन रहता है, काफी मन के अंदर कंफ्यूजन रहता है चिड़ियों से अगर तुलना किया जाए तो क्या ऐसा चीज है जो एक एक्स्ट्रा कष्टदायी चीज है मानव के लिए जो चिड़ियों के पास नहीं है, तो वो चीज है प्रोलॉन्ग्ड एंजाइटी बिफोर डेथ, कि हमारे पास बहुत सारी हम इंसानों के पास क्या है, चिंताएं हैं, टेंशन है जो कि हमें खुश नहीं रहने देती हैं। आप देखो ना कि आपके पास इतनी सारी चीजें होते हुए भी हम लोग टेंशन में रहते हैं, चिंताएं रहती हैं हमारे पास, लेकिन पक्षियों के पास ऐसा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कह रहे हैं कि जो स्पीकर है उन्होंने एक प्रभाव के बारे में बताया है। कौन सा प्रभाव, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की वजह से आया है, जो मानव की जो बुद्धि है उसकी वजह से एक प्रभाव आया है जो हम सभी के ऊपर लागू होता है। वो क्या है, व्हाट डज द स्पीकर से, उसके बारे में उन्होंने क्या बताया है। इट हेल्प्स अस अवॉइड फियर, कि जो हमारा जो मानव का बुद्धि है इसका हम प्रयोग करते हैं डर को खत्म करने के लिए, मदद करता है वो हमारी डर को खत्म करने में। इट इंश्योर्स हैप्पीनेस, हमारे खुशी भरी जो जीवन है, जिंदगी है, उसको वो सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी, इट कॉजेज अस टू सफर एंटिसिपेटेड एविल्स, कह रहे हैं कि जो ये हमारी जो बुद्धि है वो कारण बनती है किस चीज का, टू सफर एंटिसिपेटेड एविल्स, जो हम चीज आज कर रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय में काफी उसकी वजह से हम चिंता रहेंगे, उसकी वजह से हमें समस्याएं आएंगी, उसके लिए हमें ये क्या करता है, सफर करवाता है, हमें उस चीज के लिए हमें कष्ट पहुंचाता है जो ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। क्या ये बोला है उन्होंने। ऑप्शन डी, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इमोशनल पेन, जो हमारे अंदर जो इमोशनल जो दर्द पहुंचता है उससे हमें सुरक्षित रखता है हमारा जो मानव का जो बुद्धि है। तो यहाँ पर इस लाइन में उन्होंने कहा है कि हम कुछ भी चीज करते हैं, कुछ भी चीज आप करो, जैसे मान लो कि आप एक गाड़ी खरीदते हो, तो आप गाड़ी तो खरीद लिए, लेकिन इस गाड़ी की वजह से आने वाले समय में चिंताएं आने वाली हैं, जैसे उसका सर्विसिंग कराना, बिगड़ जाए तो उसको ठीक कराना, अगर गाड़ी है आपके पड़ोसी मांग रहे हैं नहीं दे रहे हैं तो चिंता ले आएगा कि भाई उसने मांगा हमने नहीं दिया, बड़ा गाड़ी वाला बन रहा है। तो हम एक चीज तो खरीद रहे हैं या ले रहे हैं, अपने जीवन में ला रहे हैं खुशी के लिए, लेकिन उससे संबंधित फ्यूचर में आने वाली समस्याएं और चिंताएं भी लेकर आती है। और इसी की बात कर रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ चीजें करते ही हैं इसीलिए ताकि आगे हमें क्या है, हमारे पास चिंताएं आए और आती भी हैं।
लेखक इसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इट कॉजेज अस टू सफर एंटिसिपेटेड एविल्स। चैप्टर काफी डीप मीनिंग में है। जिनको सिर्फ टिक से मतलब है तो ऑप्शन सी सही है, जिसको समझने से मतलब है तो उसको तो समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना ही पड़ेगा। कईयों को होता है सर आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए ना, हो गया, तो आपको मतलब सिर्फ आंसर से मतलब है, तो आप लोग सिर्फ आंसर से मतलब ना रखो, क्योंकि हो सकता है कि शब्दों का इधर उधर वर्ड्स का हेरफेर क्वेश्चन में कर दे जब एग्जाम में आए, तो समझोगे तो आराम से टिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन फोरथॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। कह रहे हैं कि उसका नतीजा क्या होता है, इसका नतीजा ऑफ ह्यूमन फोरथॉट, जो आदमी है, मानव जो है, फोरथॉट मतलब पहले से ही सोच लेना, पहले से ही योजना बना लेना, तो उसके क्या नतीजे होते हैं स्पीकर के हिसाब से। इंक्रीज्ड स्पॉन्टेनिटी, बेटर फिजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, अवॉइडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सफरिंग, रिड्यूस्ड जॉय ड्यू टू कांस्टेंट वरी। कह रहे हैं कि जो स्पॉन्टेनिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि कुछ समस्या आए और उसी वक्त हम उसका निवारण करते हैं, तो पहले से ही योजना कर लेते हैं, तो क्या इस चीज में वो मदद करता है। बेटर फिजिकल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, इसकी वजह से हमारा जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सही रहता है, खुशी जो है वो काफी खुशी में भी बदलाव दिखता है। अवॉइडेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सफरिंग, जितनी अलग अलग सफरिंग है, पीड़ा है, उसको हम लोग ठीक से डील कर पाते हैं, ये फायदा होता है ह्यूमन फोरथॉट का। रिड्यूस्ड जॉय ड्यू टू कांस्टेंट वरी, जो आपकी खुशी है उसको घटाती है। कांस्टेंट वरी मतलब कि चिंताएं अक्सर आना, लगातार आना, आपकी खुशी को घटाती है। ह्यूमन फोरथॉट क्या करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कि रिड्यूस्ड जॉय, जो आप पहले से ही जो सोच लेते हैं वो आपकी खुशी को क्या करती है, घटाती है, क्योंकि उस पहले से ही जो आप सोच लेते हो ये करना है वो करना है, वो लगातार आपको क्या देती है, चिंता देती है, ना कि वो आपको खुशी देती है। कहने का मतलब ये है कि आप पहले से ही सोच लोगे कि एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम ठीक से होगा कि नहीं होगा, और उसके लिए आप चिंता करोगे, तो वो आपकी खुशी को क्या करेगा, वो घटाएगा। हमें प्रेजेंट में खुशी खुशी काम करना चाहिए, प्रेजेंट में पढ़ना काम है तो चलो पढ़ते हैं। तो ऐसे हालात में हम क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट वरी करते हैं, लगातार चिंताएं करते हैं, जिसकी वजह से जो खुशी है वो घट जाती है। तो ये नतीजा होता है जब हम मानव जो है पहले से ही सोच लेते हैं किसी चीज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज मेड इन दिस सेंटेंस। कह रहे हैं कि कौन से दो विपरीत चीजों की यहाँ पर बात हो रही है, बिटवीन रिच एंड पुअर मैन, बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड केयरफ्री एनिमल्स, बिटवीन वर्कर्स एंड लेजी पीपल, बिटवीन स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग चीजों की बात हो रही है, वो बात हो रही है एक बुद्धिजीवी जानवर की और एक ऐसे जानवर की जो बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखता है। जैसे कि यहाँ पर बुद्धिजीवी हम लोगों को कहा जा रहा है और चिड़िया को क्या कहा जा रहा है, केयर फ्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द ऑथर्स कंक्लूजन रिगार्डिंग प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस। कह रहे हैं कि अंत में जो लेखक है उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला है प्रोग्रेस और हैप्पीनेस की बात। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ोतरी करना और हैप्पीनेस मतलब खुशी। तो इस चीज में उन्होंने अपना क्या निष्कर्ष निकाला है, There has been immense progress in happiness, जो हमारा जो मानवता है, मानव जीवन है, खुश रहने में काफी बढ़ोतरी हुई है। ऑप्शन बी, ह्यूमन प्रोग्रेस में नॉट हैव इंक्रीज्ड हैप्पीनेस, जो ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है उसने हैप्पीनेस में कुछ बढ़ोतरी नहीं की है। ऑप्शन सी, माइस आर मोर इंटेलिजेंट देन ह्यूमंस, जो चूहा है, जो चूहे हैं, देखो माउस का प्लूरल होता है माइस, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे चूहों की बात हो रही है, जो चूहे हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं मानव से। ऑप्शन डी, पीपल टुडे आर फ्री फ्रॉम वरी, जो यहाँ पे फ्री कर लेना, जो आजकल के जो लोग हैं वो चिंता से बिल्कुल क्या है, मुक्त हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन प्रोग्रेस में नॉट हैव इंक्रीज्ड हैप्पीनेस। मानवता में अपने आरामदेह वाला जीवन तो बढ़ा ही है, लेकिन खुशी में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेखक ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है और बिल्कुल सही निकाला है। आप देखो, कभी अकेले में बैठ के सोचना कि आपके आसपास बहुत कुछ है, आराम
आरामदेह जीवन बनाने के लिए। फिर भी क्या आप खुश हैं? क्या आप मन के अंदर आपको शांति है या आप चिंतित रहते हैं? तो आंसर मिलेगा आप चिंतित रहते हैं। तो हम लोग प्रोग्रेस तो हुआ है, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर में तो प्रोग्रेस हमने किया है, लेकिन खुशी के मामले में हमारी कोई यहाँ पर प्रोग्रेस नहीं हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पैराग्राफ 5 का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज द स्पीकर मेकिंग इन दिस ओपनिंग सेंटेंस? कहने की दो विभिन्न चीजों की बात की है सेंटेंस में, वो क्या है? डाइवर्सिटी ऑफ एंजॉयमेंट इज द सेम फॉर ऑल क्रिएचर्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंजॉय लाइफ इन सिमिलर वेज, अनलाइक हैप्पीनेस humans have greater diversity in enjoyments are decreasing in modern times। यानी कि diversity of enjoyments is the same for all creatures मतलब जितने भी यहाँ पर जीव जंतु हैं। diversity of enjoyment मतलब खुश रहने के अलग अलग अनेकों प्रकार के तरीके होते हैं। तो खुश रहने के लिए जो अनेक प्रकार के जो तरीके हैं वो एकदम एक जैसे ही हैं सारे जीव जंतु में। ऑप्शन बी, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंजॉय लाइफ इन सिमिलर वे, जो मानव है और जो जानवर हैं वो अपने जीवन को एंजॉय करते हैं एक जैसे तरीके का प्रयोग करके। अनलाइक हैप्पीनेस, ह्यूमंस हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी इन एंजॉयमेंट। कह रहे हैं कि अगर हैप्पीनेस को देखा जाए तो ह्यूमंस जो हैं, यहाँ पे हैप्पीनेस नहीं होगा, अनलाइक एनिमल्स होगा। अनलाइक हैप्पीनेस नहीं, यहाँ पर अनलाइक एनिमल्स होगा। कह रहे हैं कि एनिमल की तरह ना होना, ह्यूमन जो है इनके पास बहुत अनेकों प्रकार की चीजें हैं जिससे ये खुश रहते हैं, जैसे कि दोस्त के साथ एंजॉय करना, त्योहार करना, बर्थडे मनाना, शादी करना, एक दूसरे से मिलना, अनेकों प्रकार के एंजॉयमेंट हमारे पास हैं, जबकि एनिमल के पास नहीं है। तो यहाँ पे अनलाइक एनिमल्स कर देना। ऑप्शन डी, एंजॉयमेंट्स आर डिक्रीजिंग इन मॉडर्न टाइम्स, जो आधुनिक समय है इसमें जो एंजॉयमेंट है वो क्या हो रहा है? घट रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनलाइक एनिमल्स ह्यूमंस हैव ग्रेटर डाइवर्सिटी इन एंजॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द स्पीकर्स पॉइंट अबाउट लायंस वाचिंग ए मूवी? कह रहे हैं कि जो स्पीकर है वो शेर के बारे में अपना क्या मत रख रहे हैं अगर उनको एक मूवी दिखाई जाए। लायंस प्रेफर वाचिंग ह्यूमंस इन द वाइल्ड, लायंस जो है वो प्रेफर करते हैं, मतलब वो चाहते हैं ह्यूमन को जंगल में देखना। लायंस वर फ्राइटेंड बाय द फिल्म को देखकर जो शेर हैं वो डर गए थे। लायंस डिड नॉट एंजॉय ए फिल्म मेंट टू इंटरेस्ट हिम, लायन जो है, शेर जो है, उन्होंने एंजॉय नहीं किया फिल्म को जो बनाया ही गया था कि उनको शायद अच्छा लगेगा। ऑप्शन डी, लायंस शोड डीप इमोशनल रिस्पॉन्स टू द फिल्म, जो लायंस हैं, जो शेर हैं, उन्होंने काफी गहरा जो इमोशनल रिस्पॉन्स है, सामयिक जो प्रतिक्रिया है वो काफी उन्होंने दिखाया था जब मूवी को उनको दिखाया गया। एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है इस कहानी में कि जिस तरीके से हम मूवी को देखते हैं तो एंजॉय करते हैं, तो क्या जानवर भी एंजॉय करेंगे? तो वहां यहीं पे उदाहरण दिया गया शेर का कि एक मूवी है जिसमें शेर को ही दिखाया गया है और शेर ही देखने वाला है। तो कह रहे हैं कि उसको दिखाकर स्पीकर ने क्या अपना मत दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो शेर हैं उन्होंने बिल्कुल जो है मूवी को एंजॉय नहीं किया। यहाँ पर हमें और जानवर को तरीके से तुलना किया गया है कि हम लोग एंजॉयमेंट करने के अनेकों तरीके बनाए हुए हैं और उसमें से जानवर जो है वही चीज उसको अच्छा नहीं लग रहा है जो हमें चीजें अच्छी लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट डज द स्पीकर लिस्ट इन दिस लाइन? Things that only lions enjoy, human enjoyments not shared by animals, natural instincts shared between species, activities that cause animals distress। कह रहे हैं कि जो स्पीकर हैं इन्होंने यहाँ पर क्या लिस्ट किया है? तो यही किया है कि ह्यूमन इंजॉयमेंट्स नॉट शेयर्ड बाय एनिमल्स, जो मानव ने जो इंजॉयमेंट्स बनाए हुए हैं वो एनिमल के साथ नहीं बांटा जा सकता है। उनका अपना इंजॉयमेंट होता होगा, लेकिन हमने जो है अलग अलग तरीके बना रखे हैं। जरूरी नहीं है कि उससे जो मानव है वो भी आनंदमयी हो, उससे वो खुश हो और इंजॉय करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट रोल
इंटेलिजेंस प्ले इन ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है मानव के पास, वो क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से जीवन में वो काम आती है स्पीकर के हिसाब से। इट प्रिवेंट्स ह्यूमन फ्रॉम फीलिंग बोर्ड, it limits humans to basic enjoyments, it allows for a wider range of pleasure, it makes humans identical to animal। कह रहे कि ये जो मानव का जो बुद्धि है, ये ह्यूमन जो बोर होते हैं इससे रोकथाम में मदद करता है। it limits humans to basic enjoyments, ये जो बेसिक जो हम इंजॉयमेंट करते हैं, खुश रहते हैं, ये उसका लिमिट करता है, उसका एक सीमित निर्णय कर देता है, सीमा निर्णय करवा देता है जो बुद्धि है हमारी। इट अलाउज फॉर ए वाइडर रेंज ऑफ प्लेजर, ये हमें अलाउ करता है, बुद्धि जो है इसका प्रयोग करके हम बहुत ही बड़े रेंज में, बहुत ही बड़े क्षेत्र में हम अपने आनंद उठाने के लिए बहुत सारी चीजों का हमने यहाँ पर खोज किया हुआ है, तौर तरीके अपने अपनाए हुए हैं अपने बुद्धि का प्रयोग करके। इट मेक्स ह्यूमंस आइडेंटिकल टू एनिमल, जो ये हमारा बुद्धि है इसने मानव को जानवर की तरह एक समान बनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि इस मानव का जो बुद्धि है इसने आनंद पाने के लिए अनेकों प्रकार का बहुत ही बड़ा सा जो एरिया है वो कवर किया हुआ है, जो कि बुद्धि के कारण ही हो पाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डाउनसाइड ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नोटेड हियर। कह रहे हैं कि व्हाट डाउनसाइड मतलब कि एक तरीके से नुकसानदेह चीज, कि जो मानव का जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, इसका एक बड़ा ही डाउनसाइड है, मतलब खराब चीज है। क्या बताया वो खराब चीज क्या है? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप, inability to enjoy nature, increased tendency to feel bored, reduced physical fitness। क्या इसने सोने की जरूरत को बढ़ा दिया है? inability to enjoy nature, क्या हमारी बुद्धि के अगर बुद्धि हम प्रयोग करते हैं तो ये हमें सक्षम नहीं बनाता है कि हमें जो है इंजॉय करें नेचर को, कि मतलब इंजॉय को हम नेचर को हम इंजॉय ना करें, इसके हमें क्या बनाता है? और अक्षम बनाता है, सक्षम नहीं अक्षम बनाता है। इंक्रीज्ड टेंडेंसी टू फील बोर्ड, ये हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति पैदा करता है जिससे कि हम क्या हो, बोर फील करें। रिड्यूस्ड फिजिकल फिटनेस, जो हमारे शारीरिक जो फिटनेस है, स्वास्थ्य है, उसको घटाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति लाता है जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, बोर फील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट क्लेम इज मेड अबाउट ह्यूमन नॉलेज कंपेयर टू एनिमल्स। कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन नॉलेज को या सिर्फ नॉलेज को तुलना किया जाए, मतलब मानव का नॉलेज और जानवर के नॉलेज, ज्ञान की अगर तुलना की जाए, तो लेखक ने क्या दावा किया है? ऑप्शन ए, ह्यूमंस नो लेस देन एनिमल्स, जो मानव है वो जानवर के अपेक्षा कम जानते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमंस नो द सेम अमाउंट, जो जानवर हैं और जो मानव है वो एक ही समान ज्ञान रखते हैं। ह्यूमंस नो मोर देन एनिमल्स, जो मानव हैं वो जानवर से ज्यादा जानते हैं। एनिमल्स हैव सुपीरियर इंस्टिंक्ट, जो जानवर हैं उनके पास हमसे ज्यादा भांपने की क्षमता है, किसी भी चीज की जो भांपने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शन बी पे लगा दिया गया, ये गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ये, देखो लाइन में भी लिखा है, इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स टू। ये तो निश्चित है कि हम लोग जानवर से ज्यादा जानते हैं, ज्ञान रखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूमंस नो मोर देन एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ इज ह्यूमन नॉलेज कॉमनली व्यूड, जो मानव का जो ज्ञान है सामान्य तौर पर किस तरीके से देखा जाता है? एज अननेसेसरी, एज अ डिसएडवांटेज, एज ए कर्स, एज एन एडवांटेज। कह रहे हैं कि अननेसेसरी है, बिना किसी काम के है। डिसएडवांटेज है मतलब नुकसानदेह है, ये एक श्राप है, या ये एक एडवांटेज है, फायदाजनक है। तो ये क्या है? एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द बिलीफ इन ह्यूमन नॉलेज एज एन एडवांटेज। कह रहे हैं कि व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट, स्पीकर ने क्या सलाह दी है अबाउट द बिलीफ इन ह्यूमन नॉलेज एज एन एडवांटेज, जो वो विश्वास रखते हैं कि ह्यूमन नॉलेज एक क्या है, एडवांटेज है, फायदाजनक चीज है। इसके बारे में लेखक ने क्या सलाह दिया है?
इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ये बिल्कुल सही है। इट इज ऑब्वियसली फॉल्स, ये बिल्कुल गलत है। इट माइट नॉट एक्चुअली बी एन एडवांटेज, ये शायद सही मायने में एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन डी, एनिमल्स आर स्मार्टर, जो जानवर है वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तेज है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि इट माइट नॉट एक्चुअली बी एन एडवांटेज। हम कह रहे हैं कि मानव जो ये ज्ञान रखता है अपने पास, ज्ञानी आदमी है, ये शायद एडवांटेज नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग करके खुश तो हो नहीं पा रहा है, तो ये एडवांटेज कहां से है? इस तरीके से वो अपना मत दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट फाइनल पॉइंट डज द स्पीकर मेक अबाउट ह्यूमन नॉलेज? कह रहे हैं कि ह्यूमन नॉलेज, मानव का जो ज्ञान है, उसके बारे में उन्होंने फाइनल अपना मत क्या दिया है? इट मेक्स अस इंफीरियर टू एनिमल्स, ये हमें जानवर से नीच बना देता है। इट सेपरेट्स ह्यूमन फ्रॉम एनिमल्स, ये मानव को जानवर से अलग कर देता है। इट इज मीनिंगलेस, ये बिल्कुल अर्थहीन है। इट इज इक्वल इन ऑल स्पीसीज, सारी प्रजाति में ये एक समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इट सेपरेट्स ह्यूमंस फ्रॉम एनिमल्स, ये ह्यूमन नॉलेज ही है जो हम इंसानों को जानवर से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द स्पीकर सजेस्टिंग हियर? इस लाइन में यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं? दैट मेनी प्लेजर्स आर व्हाट डिफाइन ह्यूमन ग्रेटनेस, दैट समवन विल आर्ग्यू human glory comes from something other than pleasure, that pleasures are the most important human quality, that humans do not enjoy pleasures. तो right answer हो जाएगा that someone will argue human glory comes from something other than pleasure। कह रहे कि मानव का जो शान है, जो जीत है, वो आनंद लेने में नहीं है, वो किसी और चीज में है। वो चीज और क्या है कि जो हम लोग जो मल्टीप्लिसिटी करते हैं प्लेजर का, जो खुश रहने का, चीजों को बढ़ाते रहते हैं, एक्चुअल में वो हमें दुख लेकर आता है। हमें उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए, उसी में हमारी क्या है? भलाई है। क्वेश्चन नंबर 61, अकॉर्डिंग टू द एंटिसिपेटेड आर्गुमेंट, कह रहे हैं कि प्रत्याशित तर्क के हिसाब से क्या ऐसा चीज है जो आदमी, जो मानव है, उसके शान को परिभाषित करता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशंस एंड इंस्टिंक्ट्स, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल ट्रेट्स, या वेल्थ एंड पावर? तो जो आपका इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धि है, और जो नैतिकता वाले जो ट्रेट है, जो नैतिकता की जो विशेषता है, यही आदमी के शान को क्या करता है? परिभाषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो थैंक यू वेरी मच। लेक्चर काफी डीप में है ये, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एंड आई होप कि आप चीजों को समझ भी रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, आप इसको ढंग से समझ पा रहे होंगे। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट कीजिए, क्लास में आकर आप मेरे से डिस्कस कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।